हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष संजनवाल एंड आई होप आपने ट्राई तो कर लिए होंगे क्वेश्चंस। मार्क्स कम ज़्यादा होते रहते हैं, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा, बट एटलीस्ट आपने ट्राई कर लिए होंगे। एंड जिसने ट्राई नहीं करे हैं, सेम क्वेश्चंस की भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली हुई है, पहले क्वेश्चन ट्राई करने हैं, फिर वीडियो देखोगे तो फायदा होगा। एक एक करके देखोगे तो कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है, आपके कंसेप्ट ऐसे भी कुछ क्लियर नहीं होंगे खास। अगर आपने पूरा टेस्ट दिया है तो आपको फायदा होगा वीडियो देखने का, अदरवाइज मैं रिकमेंड करूंगा मत देखो, स्किप कर सकते हो या टेस्ट दे दो पहले, ठीक है। अच्छा, अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं स्टार्टिंग में नहीं बता रहा कि पेपर आपका डिफिकल्ट था, टफ था एंड ऑल, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने भी खुद सॉल्व नहीं किया है कंप्लीटली, तो मेरे को डिफिकल्टी लेवल का आइडिया नहीं है। मैं भी आपके साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ, देख के मैं आइडिया बता दूंगा कि कितने मार्क्स आपके आने चाहिए, कितने नहीं आने चाहिए। एंड लास्ट में आप भी, आप चाहो तो आप अभी भी अपने मार्क्स बता सकते हो कि आपने आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स किए हैं। जैसे कई लोगों का डाउट आता है कि मेरे 11-12 ही हुए हैं, कई लोगों का डाउट आता है कि मैंने 7 क्वेश्चन ही कर पाया हूँ आउट ऑफ 20 क्वेश्चन इन 15 मिनट्स। इसका मतलब ये थोड़ी है, सीबीएसई थोड़ी है कि आप 20 के 20 कर लोगे। सीबीएसई थोड़ी है कि ये मतलब आपके फुल मार्क्स आ रहे हैं, 98 मार्क्स आ रहे हैं, 97 भी आ रहे हैं लोगों के एंड ऑल। एंट्रेंस है यहाँ पे, 20 में से 20 बहुत रेयरली किसी के होते हैं। एंट्रेंस हमेशा पेपर बनाए इस तरीके से जाते हैं कि जो आपका टॉपर हो, जो बिल्कुल एक्सट्रीम इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, वो लास्ट मोमेंट में जाके 20 क्वेश्चन कर पाए, 15 मिनट से 20 क्वेश्चन कर पाए। इस तरीके से डिजाइन होता है एंट्रेंस। ऐसे नहीं होता कि सबके सब 20 क्वेश्चन कर लेंगे एंड सबके लिए फेयर होगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप 11 कर पा रहे हो, 10 कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी सो दैट आप 20 के क्लोज पहुंच पाओ। एंड अगर आप 20 कर पा रहे हो तो उस समय आप बाकी से टॉपिक्स पे ध्यान देना ज्यादा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप डिस्कस करते वक्त मैं हर वीडियो में मतलब स्किप कर करके नहीं करूंगा कि पहले इजी करने के पहले डिफिकल्ट करने, मैं सारे क्वेश्चन करूंगा। साथ साथ मतलब थोड़ी सी क्वेश्चन पे टिप्पणी दे दूंगा कि आपका इजी है, मीडियम है, डिफिकल्ट है, ठीक है। आपको करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, वो सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा कि आपको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ठीक है। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या देखा? फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज टू रीच ए टू बी इन गिवन नेटवर्क। कई लोगों के लिए ना एकदम से सरप्राइजिंगली मे बी ये वाला नया क्वेश्चन हो सकता है कि ये कैसे कर रहे हैं, ये क्या हो गया इस टाइप के क्वेश्चन में, कैसे करना है नॉन। तो देखते हैं कैसे करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, ए से बी कितने नंबर ऑफ वेज बन सकते हैं। तो कई लोग करते हैं, एक एक करके काउंट करने की ट्राई करते हैं, आंसर आ जाता है बट टाइम काफी ज्यादा लगता है। इस टाइप के क्वेश्चन का एक बहुत सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ, होपफुली आपको समझ भी आ जाएगा। बस ना ये सारे जितने गोले बने हैं, जंक्शन है, यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं कि कितने वेज में यहाँ तक हम पहुंच सकते हैं। अच्छा, इस जंक्शन पे तो पहुंचने का एक ही मेथड है ना, कि इसी वे से जाओगे। सिमिलरली इस पे पहुंचने का भी एक ही मेथड है, इस पे पहुंचने का भी एक ही मेथड है, एंड इस पे पहुंचने का भी एक ही मेथड है, थ्रू दिस रूट ओनली। अच्छा, इस जंक्शन पे पहुंचना है, आप कैसे पहुंच रहे हो? इस रूट के थ्रू पहुंच रहे हो और इस रूट के थ्रू पहुंच रहे हो, तो टोटल कितने वेज हो गए? 1+1 मतलब 2 वेज। सिमिलरली यहाँ पे कितने वेज में पहुंचोगे? इस रूट के थ्रू या इस रूट के थ्रू, मतलब 2 वेज। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 वेज में पहुंच रहे हो, एंड यहाँ पे भी आप 2 वेज में पहुंच रहे हो, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट जंक्शन है, जैसे ये वाला जंक्शन है, ये कितने वेज से पहुंचोगे? यहाँ पे, यहाँ से भी आ सकते हो, 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 एंड इस वे के थ्रू मतलब 4+4 8 वेज में इस जंक्शन पे पहुंच सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे 2 लिखा था, 2 का मतलब ये था कि एक रूट आपका ये था पहुंचने वाला, और एक रूट आपका ये था। सिमिलरली यहाँ तक पहुंचने के आपके 8 रूट्स होंगे। सिमिलरली यहाँ पे पहुंचने के कितने होंगे? ये भी 4 तरीके से, 2 2 2 एंड 2, मतलब यहाँ पे भी आपके 8 वेज होंगे। एंड बी पे पहुंचने के आपके कितने वेज हो जाएंगे? 8+8 मतलब इक्वल टू 60। सो योर आंसर इज बी ऑप्शन। अगर फर्स्ट टाइम आपने क्वेश्चन देखा है तो मे भी शायद से आपसे नहीं हुआ होगा, बट आगे से कभी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो ये मेथड होता है इसको करने का। एंड अगर आपको मेथड पता है, ये क्वेश्चन करने में आपको 20-30 सेकंड से ज्यादा कभी भी नहीं लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। ये सबसे इजी क्वेश्चन था आपका कि सम ऑफ द सीरीज दिस, ठीक है। आई होप आपको पता होगा 1/2 को कैसे लिख सकते हैं आप। कभी भी ऐसी सीरीज आती है तो काफी इजी सीरीज थी, मैं इसको डिफिकल्ट वाली सीरीज के लिए भी मेथड बता रहा हूँ। हमेशा देखते हैं कि सेम चीज जैसे मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे एक का गैप है, यहाँ पे भी एक का गैप है, यहाँ पे भी एक का गैप है, यहाँ पे भी इनका एक का गैप आ रहा है, और इनका न्यूमरेटर भी एक है।
अगर न्यूमरेटर डिफरेंट होता है तो हमेशा जितनी का गैप होता है हमें उतना न्यूमरेटर बनाना होता है, उतने से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 2 का गैप होता तो हम इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, न्यूमरेटर सेम बना। उसके बाद न्यूमरेटर को कैसे रीअरेंज करके लिखना है, इस 1 को हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2। सिमिलरली दिस वन कैन बी रिटन एज 3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3। एग्जाम में ये सारी चीज लिखनी नहीं है, इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपको याद होना चाहिए, बट समझाने के पर्पज से कर लो, ठीक है। दिस वन कैन बी रिटन एज 4 माइनस 3 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा आपका आ जाएगा 100 माइनस 99 अपॉन 99 इंटू 100 प्लस 101 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 101। तो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट वाला क्या आ जाएगा, ये तो 1/1 बन जाएगा, -1/2 प्लस 1/2 -1/3 प्लस 1/3 एंड सो ऑन टिल लास्ट में क्या आएगा, -1/100 प्लस 1/100 -1/101। आई होप मैक्सिमम लोगों को तो पैटर्न दिख ही गया होगा कि सारी चीजें तो कट रही हैं, फर्स्ट और लास्ट बच रहा है। तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एंड फर्स्ट और लास्ट से मतलब होना चाहिए आपका। यह आ जाएगा 1 माइनस 1/101, दिस इज इक्वल टू 100/101। आंसर इज सी ऑप्शन। तो दिस वाज इजी क्वेश्चन, ये सबसे हो जाना चाहिए था। अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हो तो कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, ठीक है, कर लेना, मतलब ऐसे तो हो जानी चाहिए आपकी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो है, मतलब एग्जाम में अगर एकदम से अगर आपका स्पीड टेस्ट है और ये क्वेश्चन सामने आता है तो मैं तो नहीं करता। अगर आपके पास ऑप्शन हो, आप करना चाहते हैं, आप इस टॉपिक में कंफर्टेबल हो तो आप कर लो। अगर मेरे पास एग्जाम में ऑप्शन होता तो इस क्वेश्चन को मैं फर्स्ट गो में तो नहीं करता कभी भी। आता है मेरे को करने इस टाइप के क्वेश्चन, बट मैं फर्स्ट गो में कभी नहीं करता, क्योंकि जनरली वेन डायग्राम में ना कई बार टाइम लग जाता है, और इक्वेशन लिखने में टाइम लगता है। जनरली फर्स्ट गो में वो क्वेश्चन ट्राई करता हूँ जो आप मेरे मेंटली हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला देखते हैं। अब तो मतलब सारे डिस्कशन कर ही रहे हैं तो प्रॉपर मेथड देख लेते हैं। फर्स्ट वे है यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी होता है वेन डायग्राम से ये वाला क्वेश्चन, बट वेन डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन में वेन डायग्राम इजी रहता है, कुछ क्वेश्चन में फॉर्मूला इजी रहता है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको देख के थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा इस क्वेश्चन में वेन डायग्राम इजी होगा या वो इजी होगा। देख लेते हैं। आपकी क्या गिवन है, 50 कॉलेज स्टूडेंट्स टीचर्स आर सर्वेड एज देयर पोजीशन ऑफ कलर टीवी वीसीआर एंड टेप रिकॉर्डर। 50 टीचर से पूछे सवाल, ठीक है। आउट ऑफ देम 22 ऑन कलर टीवी, 3 सर्कल मान लेते हैं, इसको मान लेते टीवी। टीवी वाले कितने 22 हैं, एंड आपका 15 है वीसीआर एंड 40 है टेप रिकॉर्डर, ठीक है। 14, 9 of these college teachers on exactly two items out of color टीवी। मतलब इन सब में से दो दो वाले, मतलब ये वाला पार्ट, दिस एंड दिस, इनको मान लेते हैं ए बी एंड सी। तो आपको गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, सॉरी 9, एंड ये वाला अंदर वाला पार्ट क्या है, एग्जैक्टली 3। तो वन कॉलेज टीचर ऑन 3, मतलब एग्जैक्टली 3 आपका कितना है, 1 है। आपको बताना है हाउ मेनी टीचर्स ऑन नन ऑफ 3। तो नन के लिए क्या करेंगे, ऐसा कर लेते हैं, यूनियन निकाल लेते हैं, एंड 50 में से यूनियन को माइनस कर लेंगे। यूनियन निकालने के लिए क्या करोगे, ये सर्कल के अंदर जितनी रीजन आए सबको ऐड करना है। अच्छा, 3 रीजन रह गए हैं, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कैसे निकलेगा, इसको हम बोल सकते हैं 15 में से इन तीनों को सम को माइनस करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 14 माइनस ए प्लस सी। ये आएगा आपका 21 माइनस ए प्लस बी, ये वाला आएगा आपका 13 माइनस बी प्लस सी। अच्छा, अगर इन सबको ऐड करते हैं तो ऐड करके क्या आएगा, 21 प्लस 14 प्लस 13 माइनस ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ए 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है और सी भी 2 बार आ रहा है, प्लस आपके क्या बचे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1।
दिस इज माई यूनियन, मतलब इन तीनों का यूनियन आएगा। वो कितना आएगा आपका 21 प्लस 14 प्लस दिस प्लस 1 मतलब 49, एंड ए प्लस बी एक बार ऐड हो रहा है, दो बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो दिस इज इक्वल टू 49 माइनस 9 इज इक्वल टू 40। इसका मतलब हमारा यूनियन क्या है, यूनियन इज 40। तो ऑब्वियसली आपका जो रिमेनिंग वाला पार्ट क्या आएगा, जो नन वाला, वो आएगा 50 में से यूनियन माइनस कर दो, दैट इज इक्वल टू 10। सो योर आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, इस चीज को आप प्रॉपर मेथड से करना चाहते हैं, फॉर्मूला एंड ऑल, जो हमारा फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस फॉर्मूले से अगर आप करना चाहते हैं, सो इसके अंदर आपको ए तो पता है, ए कितना है आपका, मतलब वीसीआर को अगर हम ए मान लेते हैं, टीवी को ए मान लेते हैं, वीसीआर को बी मान लेते हैं, एंड टेप रिकॉर्डर को सी मान लेते हैं, ए इज योर 22, बी कितना आएगा, बी आपका 15 गिवन है, एंड सी आपको गिवन है 14। अच्छा, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए, ये कितने के बराबर आएगा, ये वाला पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट ए प्लस वन प्लस बी प्लस वन प्लस सी प्लस वन। तो काइंड ऑफ यू कैन से ए प्लस बी प्लस सी प्लस थ्री के बराबर है ये वाला पार्ट, क्योंकि आप ए में भी वन ऐड कर रहे हो, बी में भी वन ऐड कर रहे हो, सी में भी वन ऐड कर रहे हो। तो ये वाली चीज अगर आपको पता होनी चाहिए, वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो तीनों में इंटरसेक्शन, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन ऐड करोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा 9 प्लस 3 दैट इज 12, एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज 1, एंड ये आपका सॉल्व करके डायरेक्ट आ जाएगा आपका 40। ए यूनियन बी यूनियन सी 40 है, तो आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा 50 में से 40 माइनस करके 10। आई होप आपको दोनों मेथड समझ आ गए होंगे। दोनों मेथड से एग्जाम में नहीं करना, किसी भी एक से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये काफी इजी क्वेश्चन था, आई होप ये सबसे हो गया होगा। क्वेश्चन देखते ही इजी लग रहा है। इफ n is any positive integer then n cube minus n is divisible by, वैल्यू ट्राई करके देख लो, सबसे इजी क्या होता है, वैल्यू पुट कर लो। मतलब सबसे पहले अगर आपके दिमाग में कुछ भी ना है, n को 2 मान सकते हैं, ये आता है आपका 6 आता है, सारे ऑप्शन आपको यहीं पे एलिमिनेट हो गए। नेवर बाय 6 गलत हो गया, नेवर बाय 12 ये भी ठीक है, ऑलवेज बाय 12 ठीक है, ऑलवेज बाय 6 ठीक है। अच्छा, अगर आप और दूसरा ट्राई करना चाहते हैं, n इजिकल टू 3 ट्राई कर लो, n इजिकल टू 3 ट्राई करने पे ये वैल्यू कितनी आएगी, 24 आएगी। 24 पे नेवर बाय 12 तो गलत हो जाएगा, ऑलवेज बाय 6 अभी भी ठीक है, तो आंसर इज सी ऑप्शन। सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना था। अदरवाइज एक जनरल मेथड बता रहा हूँ इस टाइप क्वेश्चन का, जो आपको पता होना चाहिए। ये सिंपल, अगर आप इसको ब्रेक करोगे, ये ब्रेक करके आएगा आपका n माइनस वन इंटू एन प्लस वन, इसको अगर ब्रेक करोगे इस चीज को, एंड दिस इज यू कैन से प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, एंड आपको ये चीज पता नहीं होनी चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ, डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी काम आ जाएगा, n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स is always divisible by n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट था, इसका मतलब ये थ्री फैक्टोरियल से डिविजिबल होना चाहिए, एंड थ्री फैक्टोरियल 6 होता है, तो आंसर इज सी ऑप्शन। तो ये देखते आप ये भी चीज कर सकते थे, एंड आई होप कोई भी इंसान नहीं होगा जिसका ये गलत आया। नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट टाइम Rahul bought some Diwali cards. He found that the four types of cards that he liked were something, something, something. Rahul wants 30 cards. थोड़ी सी मेहनत तो लग रही है, बट ऐसे जितना डिफिकल्ट भी नहीं लग रहा कि आपको टोटल 30 कार्ड्स हैं,
पांच पांच कार्ड्स उसने 2 काइंड्स के लिए हैं, दूसरे 2 काइंड्स के 10 कार्ड लिए हैं। तो आपको बताना है कि पुटिंग डाउन एग्जैक्ट नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स ऑन द पेमेंट काउंटर। इसका मतलब जो उसके नोट पैसे आए, जो ओवरऑल प्राइस आया, वो मल्टीपल ऑफ 10 आया। जो ओवरऑल प्राइस की आई है वो मल्टीपल ऑफ 10 आई है। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी नोट्स डिड राहुल गिव। फॉर एग्जाम्पल अगर 90 रुपीज आते हैं तो 9 नोट्स होंगे, 80 रुपीज आते हैं तो 8 नोट्स होंगे, 100 रुपीज आते हैं तो 10 नोट्स होंगे, 110 आता है तो 11 नोट्स होंगे। तो डुएबल क्वेश्चन है, मे भी थोड़ा सा टाइम लगे या ना लगे। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा है 5 तो आपके 2 काइंड के हैं, 10 आपके 2 अदर काइंड के। इसका मतलब ये तो बोल सकते हैं 5 तो सबके होंगे, एटलीस्ट 5, एटलीस्ट 5 ऑफ ईच काइंड। तो पहले तो सबको 5-5 खरीदवा देते हैं। तो पहले था 2 रुपए वाला, फिर 3.5, देन 4.5, देन 5। अगर इसकी 5 की बिक्री करा दी हमने तो कितना हो जाएगा? ये 10 रुपए हो जाएंगे, ये कितने आ जाएंगे? 17.5 हो जाएंगे, ये 22.5 हो जाएंगे, एंड ये कितना हो जाएगा? 25। अभी हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हुई? टोटल कॉस्ट आ रही है इन सबका सम। इन सबका सम कितना आएगा? इन सबका सम आ रहा है 75। अभी तो हमारा एम पूरा नहीं हुआ क्योंकि हमें मल्टीपल ऑफ 10 चाहिए था। अच्छा, अब 5-5 कार्ड बचे हैं किसी के, मतलब इनमें से कोई नंबर 2 ऐड करने के बाद आपका टोटल सम 10 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब ऐसे दो आपको चूज करनी है नंबर इन दोनों में से जिसके लास्ट में 5 आता हो। ऐसा क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है जिसमें लास्ट में 5 आएगा? आपको दिख ही रहा होगा। इनमें से कोई उनसे 2 नंबर आप चूज करोगे जिसके लास्ट में 5 आएगा। एक ही केस बनता है आपका 10 प्लस 25, इनका सम आता है 35। तो टोटल कितना आ गया आपका पैसे? 110 आ गए। इसका मतलब आपके पास 11 नोट्स हैं 10 रुपए वाले। दैट इज योर आंसर। और कोई कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे आपका लास्ट में 5 आएगा ही नहीं, एंड 5 नहीं आएगा तो आपके लास्ट में मल्टीपल ऑफ 10 नहीं। इजी टू मीडियम क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा पढ़ने वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा था, अदरवाइज दिमाग तो बिल्कुल नहीं लगाना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आंसर इज डी ऑप्शन। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। Gopal went to a fruit market with certain amount of money. With this money, he can buy either 50 oranges or 40 mangoes. He retained 10% of money for taxi fare. If he buys 20 mangoes, then number of oranges he can buy is। है तो इजी, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, कुछ लोग गलती से इसमें सिली एरर्स होने के चांसेस होते हैं यहाँ पे। ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, आपका लिखा है यू कैन बाय ईदर 50 ऑरेंजेस और 40 मैंगोज। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ 5 ऑरेंजेस इज इक्विवेलेंट टू 4 मैंगोज होने चाहिए, बिकॉज 50 ऑरेंजेस इज इक्विवेलेंट टू 40 मैंगोज। ठीक है, ये चीज हम आगे यूज करेंगे। ही रिटेन्स 10% ऑफ द मनी फॉर टैक्सी फेयर। अच्छा, आगे मैंगोज के बारे में लिखा है तो मैंगोज के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अच्छा, पहले वो 40 मैंगोज खरीदता था, अब 10% तो उसने टैक्सी फेयर में यूज कर रहा है। इसका मतलब इसका 90% ही खरीद पाएगा वो। इसका 90% होगा 36 मैंगोज। ठीक है। अच्छा, अब आपको लिखा है इफ ही बाइज 20 मैंगोज, मतलब 20 मैंगोज तो उसने खरीद लिए। तो बचे कितने मैंगोज के पैसे? बचे आपके 16 मैंगोज के पैसे। ठीक है। अब क्या लिखा है? 16 मैंगोज की जगह वो कितने ऑरेंजेस खरीद सकता है? अच्छा, 16 मैंगोज कितने ऑरेंजेस के इक्विवेलेंट होंगे? अगर 4 मैंगोज 5 ऑरेंजेस के इक्विवेलेंट है तो 16 मैंगोज आपके 20 ऑरेंजेस के इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो योर आंसर इज 20 ऑरेंजेस। तो आंसर इज डी ऑप्शन। आई होप क्लियर होगा। इससे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था इस क्वेश्चन में। ये चीज आप मेंटली भी कर सकते थे। अगर किसी को ना समझ आया, ये वाला था टैक्सी के लिए। ठीक है, जिसको ना समझ आया उसके लिए इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस। डुएबल है ये, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। अब कई लोग ना ऐसे क्वेश्चन में ट्राई करते हैं कि ऑप्शन के थ्रू कर लें एंड ऑल, एक्स की वैल्यू पुट कर दें एंड ऑल। कर सकते हो, वैसे तो आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। देखो, एक्स की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें, एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पर आपका आंसर आना चाहिए 1 + 1 + 2 + 4।
8 आना चाहिए। ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये रहा आंसर, ए ऑप्शन। ठीक है, कभी कभी ऐसे हो जाता है। अदरवाइज मतलब आप ऑप्शन के थ्रू कर सकते थे। मैंने एक्स की वैल्यू 0 पुट करी तो एक ही ऑप्शन मेरा सेटिस्फाई कर रहा था। अगर 2 वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई नहीं करता तो मैं और कुछ वैल्यू ट्राई करता। अदरवाइज प्रॉपर मेथड तो आई होप कर लिया होगा कई लोगों ने। प्रॉपर मेथड क्या है, ब्रेक में इसको सॉल्व करना है एक एक करके। तो मतलब ग्रुप में ये आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। ये आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 upon 1 minus x square, and this is 2 upon 1 plus x square. This is 4 upon 1 plus x square. अब इन दोनों को कंबाइन करोगे सिमिलरली जैसे ये हुआ था, ये आ जाएगा आपको 4 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, एंड ये सॉल्व करके आएगा आपको 8 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर। आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बट आपको भी रियलाइज होगा कि वैल्यू पुट करके गलती से बहुत इजीली आंसर आ गया। तो एग्जाम में स्पीड टेस्ट में तो ट्राई कर ही लिया करो, कोई इजी सी वैल्यू अगर लगे हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज सॉल्व कर लो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। रेशियो ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन स्क्वायर and another circle is circumscribed about the square. What is the ratio of area of the circumscribed circle to that inscribed circle? ठीक है, circumscribed circle देख लेते हैं। आपको ये गिवन है कि आपका एक सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल है काइंड ऑफ, ये स्क्वायर है, बन नहीं पाएगा उनका, स्क्वायर मान लो इसको। ठीक है, एंड इसके अंदर इसके साइड्स को टच करने वाला एक और सर्कल है। नॉर्मल बना लेते हैं, मान लेते हैं कि ऐसा सर्कल। ठीक है, आपको बताना है इन दोनों सर्कल के एरिया का रेशियो। तो सिंपल, एरिया का रेशियो तो आप हमारे डायमीटर के रेशियो के बराबर ही होता है ना सर्कल के केस में। रेडियस का रेशियो मतलब बराबर नहीं, स्क्वायर के बराबर। रेडियस का रेशियो 2 का रेशियो का स्क्वायर का रेशियो, इन दोनों का स्क्वायर का रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एरिया। एंड ये तो पता होगा रेडियस का रेशियो आपके डायमीटर के रेशियो के बराबर होना चाहिए। अच्छा, इस स्क्वायर की अगर साइड x है तो ये लेंथ तो आपकी x के बराबर होगी, डायमीटर ऑफ इनर सर्कल। एंड जो आपका ये वाला डायमीटर है, सॉरी डायगोनल है जो आपका स्क्वायर का, वो कितना होगा, वो होगा x√2 के बराबर। इसका मतलब जो आउटर सर्कल का डायमीटर x√2 होगा, इनर सर्कल का डायमीटर x होगा। तो रेडियस और डायमीटर का रेशियो क्या हो जाएगा, x√2, दैट इज इक्वल टू 1:2। ये हमारा रेशियो ऑफ रेडियस और डायमीटर। एंड एरिया का तो आई होप समझ आ गया होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा 1:2। तो आंसर इज डी ऑप्शन। ये काफी इजी क्वेश्चन था, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए थी, बनाना भी नहीं चाहिए था, मेंटली आपको दिख जाना चाहिए था कि ये वाला पार्ट आपका अंदर इंस्क्राइब्ड वाला हमेशा साइड के बराबर उसकी लेंथ होगी, एंड सर्कमस्क्राइब्ड वाले की लेंथ हमेशा डायगोनल के इक्वल होती है, जो डायमीटर की लेंथ। तो रेशियो इज 1:2। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई लोगों को एकदम से पढ़ने में प्रॉब्लम भी आई होगी कि एकदम से कैसे स्टार्ट करें एंड ऑल। ऑप्शन के थ्रू भी कई बार वर्क करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे क्वेश्चन में। तो देखते हैं कि कैसे करना है। क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ वर्कर्स वाज पुट ऑन अ जॉब फ्रॉम सेकंड डे ऑनवर्ड्स, वन वर्कर वाज विथड्रॉन ईच डे। मान लेते हैं पहले दिन एक्स वर्कर्स है, दूसरे दिन कितने वर्कर्स होंगे, x-1 वर्कर्स होंगे,
तीसरे दिन कितने होंगे, x-2 वर्कर्स होंगे, एंड सो ऑन। द जॉब वाज फिनिश्ड टिल द लास्ट वर्कर वाज विथड्रॉन, मतलब लास्ट दिन कितने वर्कर ने काम किया होगा, एक वर्कर ने काम किया होगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे बताओ कितने डेज काम हुआ है। यहाँ पे काम हुआ है, अगर हर दिन एक एक वर्कर जा रहा है तो दिस इज एक्स डेज। 1 से लेके एक्स तक काउंटिंग होगी ना काइंड ऑफ, तो मतलब आपके एक्स डेज वर्क हुआ है। Had no worker been withdrawn at any stage, the group would have finished the job in 2/3 of the time। मतलब यहाँ पे अगर कुछ भी विड्रॉ नहीं किया होता तो एक्स लोग कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेते, ये कर लेते काम कंप्लीट 2/3 ऑफ एक्स डेज में। क्योंकि यहाँ पे अगर आपके एक्स डेज थे, यहाँ पे काम कितने कम डेज में कंप्लीट हो रहा है, 2/3x में। अच्छा, मान लेते हैं एक वर्कर एक दिन में 1 यूनिट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वर्कर एक दिन में एक्स यूनिट्स करेंगे, यहाँ पे x-1 वर्कर्स x-1 यूनिट्स करेंगे, यहाँ पे x-2 यूनिट्स करेंगे, एंड सो। इन सबका सम कितने के बराबर होना चाहिए, ऑब्वियसली इसके बराबर होना चाहिए क्योंकि ये हमारा टोटल वर्क है। तो यहाँ पे कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, एपी का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू x+1 डिवाइड बाई 2 शुड बी इक्वल टू 2/3 एक्स स्क्वायर। एक x से x कट जाएगा तो आपका आएगा 3x+3 इज इक्वल टू 4x एंड x इज इक्वल टू 3। मतलब आपके इनिशियल वर्कर भी 3 थे और आपने जितने दिन काम करा है वो भी 3 थे। आपके क्या पूछा, हाउ मेनी वर्कर्स वर देयर इन द ग्रुप, आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। A sum of money compounded annually becomes 625 in 2 years and 675 in 3 years. The rate of interest per annum is। इस पर डिपेंड करता है आप कैसे यूज करते हो इस टाइप के क्वेश्चंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले। अगर आपको सिंपल सा प्रिंसिपल पता है तो इजीएस्ट क्वेश्चन है कि आपको करना क्या होता है। अगर आप फॉर्मूला यूज करते हो तो थोड़ा मीडियम लेवल क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले फॉर्मूला से बताता हूँ, फिर डायरेक्ट इजी वाला मेथड बताऊँ। ठीक है, पहले फॉर्मूला के बेसिस पे क्या है, अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स क्या होती है इन केसेस कंपाउंड इंटरेस्ट, वो होती है पी इंटू 1+r/100 का होल स्क्वायर। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स कितनी होती है, वो होती है पी इंटू 1+r/100 का, सॉरी अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स r/100 का होल क्यूब होता है। अगर मैं a3/a2 करता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू p इंटू 1+r/100 का होल क्यूब अपन p अपन 1+r/100 का होल स्क्वायर। p कट गया, होल स्क्वायर कटेगा तो बस ये बच जाएगा। a3/a2 मतलब 675/625 इज इक्वल टू 1+r/100। यहाँ से सॉल्व करके थोड़ी सी मेहनत लगेगी, r की वैल्यू निकाल दो, r की वैल्यू सॉल्व करके थोड़ी सी मेहनत लगेगी, आपका आंसर आएगा 8%। आंसर इज 8%। दूसरा मेथड है, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको सिंपल चेक कर लो 625 से 675 कितना परसेंटेज ज्यादा है, परसेंटेज मोर। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमेशा अमाउंट पे हम इंटरेस्ट लगाते हैं, इसका मतलब इसको जितना परसेंटेज इंक्रीज करा होगा और 675 में कन्वर्ट हो गया, दैट इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल देख लो कितना मोर है, 50 मोर है, परसेंटेज मोर कितना हो जाएगा 50/625 इंटू 100। ये सॉल्व करके आता है डायरेक्ट आपका 8%। तो अगर आप आपको देख लो, एक मेथड ये है, एक दूसरा मेथड इतना है, आपको जो इजी लगे आप फॉलो कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग ये वाला करना आगे से एग्जाम में कम टाइम लगेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 which will have following numbers of zeros at the end। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 कितना होता है, वो होता है आपका 100 फैक्टोरियल होता है। अच्छा, किसी भी नंबर्स में, किसी भी फैक्टोरियल में, n फैक्टोरियल के अंदर अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं तो उसके लिए मेथड क्या होता है, सिंपल। जीरोस कैसे आते हैं, जीरो आता है मतलब लास्ट में 10 आ रहा है, और 10 आता है आपका 2 इंटू 5। तो सिंपल n फैक्टोरियल में आपको नंबर ऑफ टूज या नंबर ऑफ 5 काउंट करने हैं। इतना तो ऑब्वियस है कि 2 और 5 में 5 कम आएंगे, एंड 2 और 5 मिलके आपका एक 10 बनाते हैं।
इसका मतलब इन दोनों में जोन सा नंबर आपका जो कम बार आएगा वही आपको डिसाइड करेगा लास्ट में कितने जीरो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 22 आ जाते हैं एंड आपके 5 आते हैं, इसका मतलब आपका 2 और 5 कितनी बार कंबाइन कर पाएंगे? 8 बार ही कर पाएंगे, तो मतलब आपके 8 जीरोस आएंगे अगर ऐसा होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट ना नंबर ऑफ फाइव्स काउंट करना है। नंबर ऑफ फाइव्स काउंट करने का मेथड क्या होता है? सिंपल सा ही होता है, आपका जो नंबर है n फैक्टोरियल, अगर n फैक्टोरियल को करना है तो नंबर ऑफ फाइव्स काउंट कैसे करेंगे? हम करेंगे n बाय 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n बाय 25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n बाय 125 का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड सो करते जाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली आगे वाली वैल्यू जीरो होती जाएंगी तो उनको कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे n की वैल्यू 100 है तो आपके नंबर ऑफ 100 के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? वो आएगा 100 बाय 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100 बाय 25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 100 बाय 125 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका जीरो ही हो जाएगा, तो इससे आगे जीरो आपको काउंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दिस इज 20 प्लस 4 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 24 एंड 24 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आई होप मेथड समझ आ गया होगा। बाकी ये वाला मेथड डिटेल में जब हम इसकी रिवीजन करेंगे जब देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज अ फ्रेश grape contains 90% water by weight while dried grape contains 2% water by weight. What is the weight of dry grapes available from 20 kg of fresh grapes? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एज पर मी थोड़ा सा ना, वैसे तो इजी क्वेश्चन है, इजी टू मीडियम लेवल है, बट इसमें ना आंसर गलत आने के चांसेस होते हैं कई बार कि थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कई केसेस में, तो वो चीज देख लेते हैं। अदरवाइज तो कंसेप्चुअली तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आपने क्लास में देखी भी होंगे ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, पहले फ्रेश फ्रूट देखते हैं। फ्रेश फ्रूट के अंदर 90% तो पानी है, इसका मतलब 10% क्या होगा? होना चाहिए आपका पल्प होना चाहिए। तो फ्रेश फ्रूट था आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है 20 kg, इसके अंदर 20 kg में 90% कितना होगा? 18 kg, मतलब 18 kg तो पानी है, 2 kg आपका पल्प होगा। वाइल ड्राइड ग्रेप कंटेन्स, ड्राइड ग्रेप मतलब इस चीज को इवेपोरेट करा गया है, इवेपोरेशन में पानी लूज होता है, आपका पल्प तो उतना ही होना चाहिए, मतलब ड्राई फ्रूट है आपका या ड्राई ग्रेप है, उसके अंदर जो पल्प वाला पार्ट है वो तो आपका अभी भी 2 kg होना चाहिए, एंड जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका होगा वाटर होगा। अब आपको क्या लिखा है यहाँ पे? इट कंटेन्स 20% वाटर बाय वेट, मतलब यहाँ पे वेट वाटर आपका 20% है, इसका मतलब पल्प कितना है? वो आपका 80% है। ऑब्वियसली पानी कम हो जाएगा तो उसकी परसेंटेज भी रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो। आप रेशियो देख भी सकते हो कि 20 और 80 का रेशियो 1:4 होता है, तो अगर ये 2 kg है तो ये वाला पार्ट आपका 0.5 kg होगा, एंड आपका ओवरऑल वेट कितना आ जाएगा ड्राई फ्रूट का, सॉरी ड्राई ग्रेप का, वो आ जाएगा आपको 2.5 kg आ जाएगा। और आप ये भी कर सकते थे दैट 2 kg इज इक्वल टू 80% ऑफ ड्राई ग्रेप्स, यहाँ से ड्राई ग्रेप्स का वेट निकाल सकते हैं, ड्राई ग्रेप्स का वेट यहाँ से सॉल्व करके आता है आपका 2.5 kg। आप ये चीज भी कर सकते हो, दोनों केस में आपका आंसर आएगा सी ऑप्शन, दैट इज आवर आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। A 5-digit number is formed using digits 1, 3, 5, 7, 9 without repeating any one of them. What is the sum of all such possible numbers? ये मेरे अकॉर्डिंग हैंडआउट का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में से था, मतलब वन ऑफ दोज डिफिकल्ट क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, तो अगर आपको इसका कंसेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन आपको 30-40 सेकंड्स में करने वाला है, मतलब उससे कम टाइम में भी हो जाएगा, बिल्कुल आपको एग्जैक्ट कंसेप्ट पता है, शॉर्टकट पता है तो। अगर नहीं पता तो ये क्वेश्चन एग्जाम में करने वाला है ही नहीं, पागल हो जाओगे इसको करते हो। और इस एग्जाम में तो बिल्कुल करने वाला नहीं कि आपके पास 15 मिनट है, कि अगर कंसेप्ट नहीं पता तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 2-3 मिनट लग जाएंगे, तो पागलपन है इसको सॉल्व करना। तो अगर आपने सॉल्व करते हुए इस क्वेश्चन को अगर आपने स्किप किया है तो परफेक्ट है, अगर आपने स्किप नहीं किया और इसको टाइम वेस्ट करा है और आप सॉल्व नहीं कर पाए हो तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। अच्छा, प्रॉपर मेथड देखते हैं इस क्वेश्चन की। पहले प्रॉपर मेथड देखते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसकी। शॉर्ट ट्रिक के, आप 5 डिजिट नंबर
is formed using digit 1, 3, 5, 7, 9 without repeating any one of them. What is the sum of all such possible numbers? अब आपको सम निकालना है। पहले ना क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं। मान लेते हैं 1 और 3 होता है। 1 और 3 को यूज करके आप क्या क्या नंबर बना सकते हो? 1 3 नहीं, चलो 1 3 5 मान लेते हैं। तो इनका यूज करके आप नंबर बना सकते हो 1 3 5, 1 5 3, 3 1 5, 3 5 1 एंड 5 1 3, 5 3 1। ठीक है। अच्छा, अब इनको ऐड करते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 3 भी 2 बार आया है और 2 भी 2 बार आया है। ठीक है। तो इनका सम कितना आ गया? इनका सम आ गया 18 आ रहा है। ठीक है। अभी कैरी नहीं कर रहे, बस मैं 18 लिख रहा हूँ। ठीक है। बाद में इसको कैरी कर दूंगा। यहाँ पे भी ध्यान से देखो सम कितना आ रहा है। यहाँ पे सम इनका 18 आ रहा है। यहाँ पे भी कैरी बाद में कर दूंगा। और यहाँ पे सम कितना आ रहा है? यहाँ पे भी इनका सम 18 ही आ रहा होगा। ठीक है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, 18 कैरी करोगे तो आप यहाँ पे लिखोगे 8 लिखोगे, 1 कैरी 19, देन 1 दोबारा से कैरी करोगे तो 19 आ जाएगा। तो 1998 आंसर आ रहा है। इस चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हो 18 इंटू 111, कि 18 आपका हर डिजिट पे आ रहा था, इन हर डिजिट को आप सिग्निफाई कर सकते हो 111 लिख के। आप इस चीज को 18 इंटू 111 भी बोल सकते हो। आई होप आपको पैटर्न समझ आया होगा थोड़ा बहुत, कि आपने क्या किया कि हमने लिखा है कि 1 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर्स आ रहे हैं? 1 से स्टार्ट होने वाले 2 नंबर्स हैं। सिमिलरली 3 से स्टार्ट होने वाले भी 2 नंबर्स हैं एंड 5 से स्टार्ट होने वाले भी 2 नंबर्स हैं। तो आपने इन सबको ऐड किया, 1 प्लस 3 प्लस 5 आया आपका 9 आया। एंड ऐसे दो दो नंबर से तो 9 इंटू 2 18 आ रहा है हमारा हर डिजिट पे सम। एंड उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 111 से, तो आपका फाइनल सम आ गया। सिमिलरली ये हमारा नंबर है, इसमें भी ये चीज कर सकते हो। शॉर्टकट के थ्रू करना है तो आप क्या करोगे? सिंपल आप करोगे 1 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर हैं? 1 से स्टार्ट होने वाले आपके ऑब्वियसली 5 डिजिट नंबर बना रहे हो, तो बच्चे 4 नंबर से नंबर बनाओगे, वो होंगे आपके 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली 3 से स्टार्ट होने वाले भी 4 फैक्टोरियल नंबर्स होंगे। 5 से स्टार्ट होने वाले भी 4 फैक्टोरियल नंबर्स होंगे। 7 से स्टार्ट होने वाले भी 4 फैक्टोरियल नंबर्स होंगे। 9 से स्टार्ट होने वाले भी 4 फैक्टोरियल नंबर्स होंगे। मतलब हर डिजिट पे आपका 1 आपका 24 टाइम्स आएगा, 3 भी 24 टाइम्स आएगा, 5 भी 24 टाइम्स आएगा, 7 भी 24 टाइम्स आएगा, 9 भी 24 टाइम्स आएगा। अगर इन सबको आप ऐड करोगे तो इनका सम कितना आएगा? इनका सम आएगा 25 इंटू, मतलब ये तो 25 आ गया, हर चीज आपका 24 टाइम्स आ रही है, तो 25 इंटू 24 दैट इज इक्वल टू 600। एंड आपका 5 डिजिट नंबर है, तो सम के लिए हम क्या करेंगे? 600 इंटू 1111, तो आपका आ जाएगा 6666600। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ए ऑप्शन। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। जिसको नहीं क्लियर हुआ ना, थोड़ा सा एक और एग्जांपल करा देता हूँ आपको इस टाइप के क्वेश्चन में, कि अगर आपको उसमें सम निकालना होता है विदाउट रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स, तो क्या करना है? शॉर्टकट बता रहा हूँ, प्रॉपर मेथड तो फिर आप मेहनत करके आप सोल्व कर ही सकते हो। ठीक है। अगर हम मान लेते हैं इसकी जगह, अगर नंबर्स होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट नंबर बनाने हैं आपको यूजिंग देम विदाउट रेपिटेशन। ठीक है। दो केस मान लेते हैं, विद रेपिटेशन, और एक केस मान लेते हैं विदाउट रेपिटेशन। तो क्या करना है? विद रेपिटेशन में कुछ नहीं करना, सेम चीज करनी है आपको। आपको करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ये चीज आपको यहाँ पे भी करनी है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, जो भी नंबर है आपके उन सबको ऐड करना है, इनटू 111 वाला पार्ट सब में करना है। 6 डिजिट नंबर है तो 6 बार 1 आएगा। ठीक है। बस पार्ट क्या चेंज होता है? विद रेपिटेशन के अंदर आपका 1 कितनी बार आएगा? 1 आएगा आपका, जैसे 1 से स्टार्ट होने वाले हम नंबर काउंट कर रहे हैं। ठीक है। 1 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर्स होंगे? 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर होंगे आपके 5 की पावर 5, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट पे भी आपका, सॉरी 5 की पावर 5, 6 की पावर 5, क्योंकि फर्स्ट डिजिट पे भी आपके 6 ऑप्शन है।
सिमिलरली यहाँ पे भी 6 ऑप्शन है, कुछ भी आ सकते हैं क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। यहाँ पे भी 6 ऑप्शन है, यहाँ पे भी 6 ऑप्शन है, जैसे आपके डिजिट्स हैं। तो अगर 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर देख रहे हो तो यहाँ पे भी 6 ऑप्शन है, 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 यहाँ पे भी 6 ऑप्शन है। यहाँ पे सिंपल आप मल्टीप्लाई करोगे 6 रेज़ टू पावर 5, दिस विल बी योर सम। एंड इस वाले केस में जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो आपका थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा आपका कि 1 से स्टार्ट होने वाले फर्स्ट डिजिट के लिए आपके पास 5 ऑप्शन, 4, 3, 2 एंड 1, मतलब 5 फैक्टर। तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सम आएगा। एंड अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो आपको सिंपल 6 रेज़ टू पावर 5 से मल्टीप्लाई करना है। आई होप अब आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे कर सकते हो, शॉर्टकट समझ आ गए हो। और आगे से ऐसा क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट ही अप्लाई करना, आपका आंसर गारंटी ठीक आएगा, कोई गलती नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखते हैं। A box contains 6 red balls, 7 green balls and 5 blue balls. Each ball is of different size. The probability of red ball selected is the smallest ball is. Easy क्वेश्चन है बट ट्रिकी भी। ट्रिकी क्यों है? क्योंकि आई गेस 10-15 लोग तो होंगे जिनका आंसर 1/3 आया हुआ, जो गलत आंसर है। ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन। 1/3 आपने क्या करा होगा? अच्छा, रेड बॉल्स कितनी है? 6 है। टोटल बॉल्स आपकी 18 है, आपने 6/18 1/3 कर दिया होगा, विच इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन में क्या लिखा है? द प्रोबेबिलिटी दैट द रेड बॉल इज सिलेक्टेड, द प्रोबेबिलिटी दैट द रेड बॉल सिलेक्टेड इज द स्मॉलेस्ट बॉल। मतलब आप पहले रेड बॉल सिलेक्ट कर चुके हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशन क्या है? कंडीशन इज रेड बॉल इज सिलेक्टेड। मतलब आपके टोटल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे? टोटल आउटकम्स आपके 6 हैं, क्योंकि रेड बॉल्स आपके 6 हैं। एंड यहाँ पे फेवरेबल क्या है? कि स्मॉलेस्ट रेड बॉल। स्मॉलेस्ट रेड बॉल कितनी है वो तो आपको दिख रही है। स्मॉलेस्ट रेड बॉल आपकी एक ही हो सकती है ऑब्वियसली। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6। तो योर आंसर इज सी ऑप्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला जो फॉर्मूला है वो भी लगा के कर सकते हैं, मैंने विदाउट फॉर्मूला बताया। ये लॉजिकली आपको दिख रहा है कि टोटल 6 रेड बॉल है, उनमें से स्मॉलेस्ट चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होनी चाहिए। तो आंसर इज सी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन में ना टाइम वेस्ट नहीं करना होता, बस थोड़ी सी गलती होने के चांसेस होते हैं। ऐसे क्वेश्चन ना टाइम नहीं लेते आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसको, और ढंग से दिखेगा। A line AB is 6 meter in length, tangent to the inner one of the two concentric circle at point C. मतलब आपका ये तो पता होगा कि अगर टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये चीज भी पता होगी परपेंडिकुलर होता है तो इसको ये बाइसेक्ट करता है। अगर इसकी लेंथ 6 थी तो इसकी लेंथ 3 होनी चाहिए। ठीक है, आपको बताना है इट इज नोन दैट द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स आर इंटीजर, रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज। तो ये 90 डिग्री भी दिख रहा है। 3 देखते दिमाग में एक ट्रिपलेट तो सबके आ ही जानी चाहिए कि 3 है, ये 4 होगा और ये 5 होगा। और ध्यान से देखो तो ये ट्रिपलेट सेटिस्फाई भी कर रही है। और बाहर आपका आउटर रेडियस बताना है, ये वाला पार्ट क्या है? ये आपका आउटर रेडियस है, ये पार्ट आपका इनर रेडियस है। तो आंसर इज ए ऑप्शन। अगर आप एग्जाम में इस क्वेश्चन में से ज्यादा टाइम लगा रहे हो तो आप ज्योमेट्री के साथ गुनाह कर रहे हो। अगर आपको ट्रायंगल में कुछ भी पढ़ा हो, ये चीज तो आपने पढ़ी ही होगी पाइथागोरस में, ये एग्जाम्पल लाइफ में कई बार पढ़ चुके, 3 4 5 वाला। ये तो आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए। ट्रिपलेट में 3 4 5 याद होनी चाहिए आपको। कई सारी होती हैं, कुछ एटलीस्ट ये तो याद होनी चाहिए। 5 12 13 याद होनी चाहिए। 15 17 वाली भी आती थी, तो 8 15 और 17। 8 15 17। फिर एक 24 25 वाली भी आती थी। हाँ, 7 24 और 25। ये 4 ट्रिपलेट याद करो तो काफी इजी हो जाती है आपकी ज्योमेट्री में लाइफ। ये पता हो मैक्सिमम केसेस में आपके आंसर आ जाते हैं। और ये मल्टीपल में होते हैं कि अगर इनका रेशियो होता है, अगर 3x है ये 4x है तो ये 5x होगा, ये 5x है 12x है तो ये 13x होगा, 8x है 15x है तो ये 17x होगा। मतलब इनके मल्टीपल्स में भी चलेगा ये चारों ट्रिपलेट तो एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई होप क्लियर होगा। हाँ, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एकदम से देखते ही आपको डिफिकल्टी आई होगी। एंड इस मोमेंट तक आपके शायद से अगर स्टार्टिंग से सॉल्व कर रहे होगे तो 2 या 3 मिनट बचे होंगे गलती से, अगर आप पहुंचे होंगे तो ये क्वेश्चन देखते आपको समझ आ गया होगा ये तो करना ही नहीं है। तो आधे टाइम तो आप स्किप करते रह गए होगे क्वेश्चन। होती है, और स्पीड टेस्ट में हमेशा प्रॉब्लम होती है ये वाली। एंड नेगेटिव मार्किंग भी है तो आप तुक्के भी नहीं मार सकते एनमेट की तरह। तो होता है, सबके साथ प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि आपके साथ अकेले के साथ प्रॉब्लम है, एग्जाम में सबके साथ होगी ये प्रॉब्लम। अच्छा, क्वेश्चन क्या लिखा है? द इंटीजर्स 1 2 3 4 आर रिटन इन ऑन ब्लैक बोर्ड, मतलब 1 2, सॉरी प्लस नहीं, 2 3 till 40 are written on blackboard. Following operation is repeated 39 times. The process क्या है? In each repetition, any two numbers, say A and B, currently on blackboard are erased and new number A plus B minus 1 is written. मतलब किसी भी दो रैंडम नंबर्स को आप पिक कर रहे हो एंड 1 प्लस 2 माइनस 1 लिख रहे हो, ठीक है, इन दोनों जगह 1 प्लस 2 माइनस 1 लिख दिया। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करोगे? मान लेते स्टार्टिंग से ही कर रहा हूँ कि एनी नंबर लिखा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट में क्या करोगे? आप करोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस, माइनस वाले पार्ट को मैं अलग अलग लिख रहा हूँ 1 प्लस 1, क्योंकि 2 बार अब माइनस हो चुका है। फिर अगले स्टेप में क्या होगा? ये था आपका स्टेप नंबर 1 में क्या किया आपने? 1 प्लस 2 माइनस 1 किया। दिस इज स्टेप 1। दिस इज स्टेप 2। स्टेप 3 क्या होगा? वो हो जाएगा, अगर मैं सीक्वेंस में करता हूँ तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब 3 बार आएगा। सिमिलरली स्टेप 39 क्या होगा हमारा? स्टेप 39, क्योंकि आप 39 टाइम्स रिपीट कर रहे हो सेम चीज, वो होगा आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 टिल 40 माइनस 1। कितनी बार माइनस होगा? फर्स्ट स्टेप में एक बार था, दो स्टेप में 2 बार था, तो 39 स्टेप में 39 टाइम्स माइनस होगा। 1 से लेके 40 का सम कितना होता है वो आपको पता होगा, 40 इंटू 41 डिवाइड बाई 2 माइनस 39 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आ जाएगा आपका 820 माइनस 39, दैट इज 781। तो योर आंसर इज ए ऑप्शन। आप रैंडम किसी को भी पिक कर सकते थे, बट ध्यान से देखो -1 वाला पार्ट आपका 39 टाइम्स ही आएगा एंड टोटल बाकी नंबर्स का सम ही आ रहा है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 1 से लेकर 40 तक का सबका सम निकाल दो, उसमें से 39। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये वाला डिफिकल्ट क्वेश्चन था, सोचने वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अगर सोचने वाला आपको 1 सेकंड में समझ आ गया है, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ गया है, तो ये क्वेश्चन आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में। अगर वो वाला पार्ट ही नहीं समझ आया तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपको 2 से 4 मिनट भी ले सकता था, अगर आपको समझ ही ना आए तो। ठीक है, तो फर्स्ट गो में ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था, अगर स्ट्राइक कर जाए तो बेस्ट है, अदरवाइज छोड़ने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, बड़ा डिफिकल्ट में कंसीडर कर लूंगा मैं यहाँ वाले। देन ये है, अ शॉप स्टोर्स x kg of rice. First customer buys half amount this rice plus half kg of rice. The second customer buys half the remaining amount plus half kg of rice. Third customer also buys half the remaining amount plus half kg of rice. Therefore, no rice is left in the shop. Which of the following best describe the value of x? दो मेथड है करने के, दोनों बता रहा हूँ, जो आपको इजी लगे फॉलो कर लेना। एक मेथड है, x को मान लेते हैं कि वो x है। आपने प्रोसेस जो जो करते जा रहे हैं ना वो करेंगे। ये वाला आपको लेंदी लगेगा, काफी वियर्ड लगेगा ये वाला मेथड। फर्स्ट कस्टमर बाय हाफ दिस अमाउंट ऑफ राइस प्लस हाफ के जी ऑफ राइस। तो सबसे पहले तो इसका हाफ कितना आएगा? वो आएगा उसने इतनी राइस खरीदी प्लस हाफ के जी ऑफ राइस। ठीक है, अच्छा राइस बची कितनी होगी? एक्स में से माइनस हो गई x/2 और हाफ भी माइनस हो गया, तो बचा कितना? वो बचा x/2 माइनस हाफ। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, पहले बंदे को ये मिला। सेकेंड स्टेप है ये, उसमें आप क्या कर रहे हो? दोबारा से आप इसका हाफ कर रहे हो एंड देन इसमें दोबारा से ऐड कर रहे हो, मतलब एक के जी हाफ के जी और दे रहे हो। दिस इज आर सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है?
आपको फील ही हो गया होगा कितना बेकार मेथड है ये वाला। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, पहले तो ये वाली वैल्यू निकालो। ये वाली वैल्यू इसमें से माइनस करोगे कि x/2 माइनस हाफ में से पहले तो ये माइनस करो कि माइनस ये वाला पार्ट करोगे, ये वाला पार्ट कितना है आपका, ये आएगा x/4 प्लस 1/4 आएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, ये माइनस करोगे तो आपका आएगा x/4 माइनस 1/4। ठीक है, तो आपका इतना बचा है थर्ड के टाइम पे। फिर आप क्या कर रहे हो, इसका हाफ कर रहे हो, एंड इसका हाफ किसके बराबर आना चाहिए, क्योंकि आप दोबारा से हाफ दे रहे हो लास्ट में, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 kg। यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू आएगी 2 कट जाएगा, यहाँ से सॉल्व करके आएगा x/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1। x/4 इज इक्वल टू 5/4। ओह सॉरी सॉरी, ये वाला कैलकुलेशन थोड़ी गलत करी थी, ये आपका 3/4 आएगा। ठीक है, 3/4 आएगा तो ये आ जाएगा आपका 7/4 एंड x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो आपका आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है, बट एग्जाम में ना इतनी मेहनत नहीं करनी आपको, काफी बेकार मेथड है ये वाला, इस मेथड से बिल्कुल नहीं करना आपको। इस टाइप के क्वेश्चन करने का मेथड होता है हमेशा पीछे से स्टार्ट करो, उससे इजीली आंसर आएगा। इक्वेशन से लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको दिख गया कितना बेकार मेथड था, इतना टाइम आप एग्जाम में नहीं लगाओगे। करने का मेथड क्या है, पीछे से स्टार्ट करो। ये क्वेश्चन समझ आ गया। अगर आप हाफ प्लस वो कर रहे हो तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं। आपका लास्ट में कितना बचा है कि देन थर्ड कस्टमर ऑल्सो बाइज हाफ द रिमेनिंग अमाउंट प्लस हाफ kg ऑफ राइस, देयर आफ्टर नो राइस इज लेफ्ट इन द ग्रुप। इसका मतलब यू कैन से जो हाफ रिमेनिंग बचा है वो आपका थर्ड कस्टमर में हाफ करने के बाद आया होगा। इसका मतलब थर्ड कस्टमर की जब बारी आई है, जब ओरिजिनली आपके पास 1 kg होना चाहिए था, क्योंकि 1 kg को अगर आपने हाफ किया तो आपने उसको हाफ दे दिया एंड रिमेनिंग हाफ बचा होगा जो आपने ऐड किया। सिमिलरली जो उससे नेक्स्ट कस्टमर होगा वो उसके पास कितना होगा, वो हाफ kg में प्लस 0.5 करोगे, दैट इज 1.5 इंटू 2 करोगे तो आएगा आपका 3 kg आएगा। ये था आपका सेकंड कस्टमर का टाइम। ठीक है, एंड फर्स्ट कस्टमर के लिए क्या करोगे, 3.3 के अंदर जो आपने 0.5 दिया था वो ऐड करोगे तो वो आएगा आपका 3.5 एंड इंटू 2 करोगे तो आपका आ जाएगा 7 kg। तो आंसर इज बी ऑप्शन। ये वाला अगर समझ नहीं आया तो आपके लिए पहला मेथड है। अगर ये चीज आप समझ पा रहे हो, सोच पाए हो कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो आपके लिए ये वाला मेथड है। ठीक है, अगर मेरे को दोबारा समझाना पड़े ये वाला मेथड तो इसका मतलब समझ लो आपको एग्जाम में नहीं सोच पाओगे। अगर नहीं सोच पाओगे तो पहले वाले मेथड से देख लेना। अगर आप इतना सोच पा रहे हो, आपको एक बार में ये चीज समझ आ गई है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इसके अकॉर्डिंग, तो बेस्ट है, तो आप ये वाला मेथड ही फॉलो कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फंक्शन का क्वेश्चन भी आगे चलो। लेट एफ एक्स बी फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ, अच्छा एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई फॉर ऑल रियल एक्स। if f of 2 is equal to 4, then what is the value of f of half? कर लेते हैं ट्राई। ऐसा करते हैं, f of 2 4 गिवन है, f of half कैसे आएगा, f of half आएगा, ऐसे कर लेते हैं, x को हाफ मान लेते हैं, y को 2 मान लेते हैं, तो f of half into f of 2 should be equal to f of half into 2। तो वो तो आ गया हमारा 1, सॉरी f of 1, f of half is equal to you can say f of 1 upon f of 2। अब मुझे f of 2 तो पता है, अब मुझे निकालने की रिक्वायरमेंट क्या है, f of 1। अगर f of 1 निकल जाए तो मेरा f of हाफ निकल जाएगा। अब f of 1 कैसे निकालेंगे, ऐसा करते हैं इक्वेशन में 1 और 2 पुट कर देते हैं कि f of 1 into f of 2 should be equal to f of 1 into 2 that is f of 2। आप कह सकते हैं f of 1 into f of 2 is equal to f of 2 होता है
तो आपका f(2) कट जाएगा एंड f(1) इज इक्वल टू 1। f(1) पता है, f(2) पता है, तो f(1/2) कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4, दैट इज इक्वल टू 0.25, दैट इज बी ऑप्शन। आई होप क्लियर होगा, इसमें से ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आई होप समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। 3 consecutive positive integers are raised to first, second, third power respectively and then added. The sum so obtained is perfect square whose square root equals to the total of 3 original numbers. Which of the following best describe the minimum m say these integers? समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन वाला क्वेश्चन एग्जाम में तो गारंटी स्किप करने वाला है। एक बार पढ़ने में ना समझ जाए तो उसमें तो आपका टाइम वैसे ही वेस्ट हो गया, तो नहीं करना है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो स्किप करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, अगर लास्ट में टाइम बचे, जो इस क्वेश्चन एग्जाम में जनरली नहीं बचेगा, तो नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास हाँ बाकी जो क्वेश्चन है आपने 10-10, 15-15 सेकंड में कर लिए होंगे क्वेश्चन पढ़ के, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए टाइम बचेगा एंड आप सॉल्व कर पाओगे। तो ट्राई करते हैं। 3 consecutive positive integers, आई गेस ये तो पता होगा पॉजिटिव इंटीजर्स को, consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स को हम कैसे लिखते हैं, n-1, n और n+1 ऐसे लिखते हैं। फर्स्ट को हमने रेज करा है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पावर, तो मतलब फर्स्ट वाला तो आपका n-1 ही रह गया, सेकंड वाला क्या हो गया, n² हो गया, एंड थर्ड वाला पावर 3 कर दिया तो वो n+1 का होल क्यूब हो गया, वो होता है n³ + 1 + 3n इंटू n+1, ठीक है। सम सो ऑब्टेन, मतलब इन तीनों का सम निकाल रहे हैं हम, इज परफेक्ट स्क्वायर whose square root equals the total of 3 integers। इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है, इन तीनों का टोटल तो आ रहा है हमारा 3n, इसका मतलब इन तीनों का सम लिखा है आपका 3n के होल स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, which of the following best describe the minimum say m of these 3 integers, मतलब इनका मिनिमम, मतलब इस वाले पार्ट को बोल रहे हैं m, तो मतलब आपको n-1 की वैल्यू निकालनी है, तो n निकल जाता है, n-1 निकल जाएगा। एक सिंपल सी इक्वेशन है, सॉल्व करनी है बस आपको, कर लेते हैं सॉल्व। क्या आ गया, n-1 प्लस n² प्लस n³ प्लस 1, तो 1 प्लस ये तो कट गए एक दूसरे से, प्लस ये आ गया आपका 3n² प्लस 3n इक्वल टू 9n², तो आपका आ जाएगा n³, ये आ गया 4n² आ गया, तो मतलब आपका -5n² प्लस n वाला पार्ट कितना है +4n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या क्या आ जाएगा, यहाँ से एक तो n कॉमन बाहर आ रहा है और यहाँ पे आ गया n² -5n² प्लस 1, तो ये आ गया आपका n-4 इंटू n-1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब n की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, n आ सकता है आपका 0 आ सकता है, n आपका 1 आ सकता है, n आपका 4 आ सकता है। बट आपके पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है, अगर n 0 हो जाएगा तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, n इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। और इस वाले केस में m आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इस केस में आपका 0 हो जाएगा, इस केस में आपकी m की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3 हो जाएगी। पॉजिटिव इंटीजर्स तो ये दोनों तो नहीं होते, तो ये तो गलत हो जाएगा, m की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। योर रिक्वायर्ड आंसर इज ए ऑप्शन। ऐसा ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बट इस टेस्ट के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्योंकि आपके पास इस क्वेश्चन के लिए 45 सेकंड से, ये 45 सेकंड्स में करने वाला क्वेश्चन तो नहीं, मतलब 1-1.5 मिनट तो लगेंगे इस क्वेश्चन में मिनिमम, तो इस टेस्ट के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारा सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था इसका, ठीक है। डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड नहीं है इसमें सॉल्व करने का, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है क्वेश्चन। आई होप आपको ये तो पता होगा कि आपका क्या लिखा है, एज इज नॉर्मल ड्राइंग राइट, राहुल कैन ट्रेवल 12 miles downstream in a certain river 6 hours less than it takes him to travel same distance upstream। अच्छा, अगर मेरी बोट की स्पीड को b मान लेते हैं, रिवर की स्पीड या करंट की स्पीड को r मान लेते हैं, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, वो होती है b + r। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, वो होती है b - r। अपस्ट्रीम टाइम टेकन क्या होगा, जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल करा है अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड,
डाउनस्ट्रीम टाइम टेकन क्या होगा, डिस्टेंस जो ट्रेवल करा अपॉन डाउनस्ट्रीम स्पीड। इनका डिफरेंस आपको गिवन है 6। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो पहले तो 6 से कट जाएंगे, 2 आ जाएगा एंड आपका ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2r अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आई होप किसी को ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी 2r कैसे आया। ठीक है, देन आपका और क्या लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी ऐसे रहने देते हैं, दूसरी क्वेश्चन में देखते हैं दूसरी क्वेश्चन क्या आएगी, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या करेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है, बट इफ ही कुड डबल हिज यूजुअल ड्राइंग रेट, मतलब b की जगह वो स्पीड 2b हो गई है, तो क्या होगा, तो टाइम टेकन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 12 अपॉन 2b माइनस आर हो जाएगी ये डाउन अपस्ट्रीम स्पीड, एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी 12 अपॉन 2b प्लस आर हो जाएगी। एंड इनका डिफरेंस कितना गिवन है, आपको गिवन है 1 आर लेस, मतलब इनका डिफरेंस इज 1। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से बनेगा आपका 12 इंटू 2r अपॉन 4b स्क्वायर माइनस आर, दिस इज इक्वल टू 1। ऐसा करते हैं, यहाँ से हमारा 4r कितना है, 4r यहाँ से आया हमारा b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है। तो ऐसा करते हैं 4r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो आ जाएगा 12 को 6 इंटू, 12 का 2 इसको दे दिया तो 4r बन गया आपका 6 इंटू बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर लिखना रहेगा, तो 4b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर। ये आगे तब कोई टेंशन ही नहीं है, आपको निकालना क्या है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो बी की जगह आर पुट कर देते, किस इक्वेशन पुट करें, पहली वाली में कर लेते हैं, ज़्यादा इजी लग रहा है कि बी की जगह अगर आर पुट कर देते हैं इसमें। सो एक बार क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन, ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ बस, 4r इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आया था 4r इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एंड हमारा आया था 5b स्क्वायर सॉरी 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 5r स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा 5/2r स्क्वायर, पुट कर दो बस यहाँ पे। सो आपका आ जाएगा 4r इज इक्वल टू 5/2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो 4r इक्वल टू 3/2 आर स्क्वायर, आर से आर कटा, आर आ गया आपका 8/3, योर आंसर डी ऑप्शन। ये एग्जाम में के अकॉर्डिंग सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन में आपको 1.5 से 2 मिनट लग जाते हैं इसको सॉल्व करने में आपको। बाकी आपको आई होप समझ आ गए होंगे बाकी क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब एनालिसिस देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए थे। आई होप आप सबने मार्क्स कैलकुलेट करे होंगे, अपने मार्क्स 1 एंड मार्क्स 2 कैलकुलेट करे होंगे। मार्क्स 1 क्या थे कि मतलब विद इन 15 मिनट्स, एंड मार्क्स 2 क्या थे, मतलब आपका इनफाइनाइट टाइम कि बाद में एक्स्ट्रा टाइम देने के बाद। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ मेरे अकॉर्डिंग कितने मार्क्स होने चाहिए। एग्जाम के अंदर डुएबल क्वेश्चन कौन से थे, वही आपका मार्क्स 1 के इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 काइंड ऑफ डुएबल था, तो मतलब इसको मैं 50% मान देता हूँ। ये हो जाना चाहिए था 1, छोड़ देने वाला था, ये हो जाना चाहिए था 2। इसको और फर्स्ट वाले को कंबाइन करके एक क्वेश्चन बोला जा सकता है कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए था 3। ये हो जाना चाहिए था 4, 5, 6, थोड़ा सा ट्रिकी था 7। इसका कंसेप्ट पता हो तो होना चाहिए था आपको, अगर आई एम रोहतक का एग्जाम दे रहे हो तो इसके लिए मैं 8 बोलूँगा। 9 ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है मतलब, लेकिन हो जाना मतलब अटेम्प्ट तो करते हैं आप। 10, 11, 12,
तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके मार्क्स वन अराउंड 40 आ रहे हैं, अगर आपके 15 मिनट में अराउंड 40 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन परफेक्ट है। इस एग्जाम की कट ऑफ तो मे बी अगर आपकी कट ऑफ होती तो अराउंड 30 के अराउंड होती कट ऑफ, अगर मैं सेक्शन की कट ऑफ देखता जस्ट 30 या 35 के अराउंड होती। बट अगर आप अराउंड 40 कर पा रहे हो या 40 प्लस है तो अमेजिंग है। अगर आपने 15 मिनट में 10 प्लस क्वेश्चन कर पा रहे हो उसमें, कई लोग हैं जिनके 60 प्लस भी आ रहे होंगे, होंगे कई एग्जिस्ट करते हैं ऐसे, बट इतना ला पा रहे तो सही है। अच्छा, मार्क्स टू मतलब कि पूरा सॉल्व करने के बाद आपके मार्क्स कितने आने चाहिए, इनफाइनाइट टाइम देने के बाद। तो इनमें एक दो क्वेश्चन ही है जिसमें आपको जनरली प्रॉब्लम आ सकती थी। वो आ सकती थी आपको, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आती आपको, सॉल्व कर लेते इसको, इसको भी कर लेते, इसको भी कर लेते। ज्यादा प्रॉब्लम देने वाले क्वेश्चन थे नहीं, मे भी क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉब्लम देता, क्वेश्चन नंबर 13 प्रॉब्लम देता दो। ये थोड़ा टाइम लगाते तो हो जाता, ये भी टाइम लगाते हो जाता, ये भी टाइम लगाते हो जाता। ये मतलब 3 क्वेश्चन थे मेरे अकॉर्डिंग, 3 या 4 क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो सकते थे मेरे अकॉर्डिंग। इन्फिनिट टाइम देने के बाद आपके मार्क्स होने चाहिए थे अराउंड एटलीस्ट 65 प्लस तो होने चाहिए थे। अगर आप इन दोनों कैटेगरी में लाइन नहीं कर रहे तो थोड़ी सी मेहनत करनी स्टार्ट कर दो। एग्जाम के लिए आपको इतनी प्रिपरेशन होनी चाहिए इस टेस्ट के लिए। एंड अगर आप इस रेंज में लाई करते तो ट्राई करो कि आप मार्क्स वन और मार्क्स टू के बीच में गैप रिड्यूस करो कि मार्क्स टू तक पहुंच जाओ। ठीक है, आई होप अच्छी लगी होगी वीडियो एंड ऑल। एंड डिस्क्रिप्शन में आधे घंटे बाद, आधे घंटे के अंदर, मतलब ये एक दो मेरी एलआर वाली तो कंप्लीट हो गई है, बीए वाला मॉक और क्यूए वाला मॉक बना रहा हूँ, वो वाला मैं अपलोड कर दूंगा। तो आपका तीनों का मॉक हो जाएंगे। कई लोगों की ये डाउट थी कि सर एक कंप्लीट टेस्ट दे दो, तो इसका सिंपल सा जवाब है तीनों को कंबाइन कर लो। तीनों को कंबाइन कर लो। अगर मैं आपको क्यूए दे रहा हूँ 20 मिनट्स का, 15 क्वेश्चन, सॉरी 20 क्वेश्चन, 15 मिनट क्यूए है। सिमिलरली मैं आपको एलआर भी दे रहा हूँ, आपको वीए भी दे रहा हूँ, तो आप तीनों को कंबाइन करोगे तो आपका फुल टेस्ट बन जाएगा ना। तो आपकी चॉइस है, मैं रिकमेंड करूंगा अभी फुल टेस्ट की प्रिपरेशन मत करो, तीनों एक एक करके करने की ट्राई करो, ज्यादा बेटर रहेगा। तीनों एक एक करके देखो एंड तीनों के जो मार्क्स आ रहे हैं उनको कैलकुलेट करके आप अपने ओवरऑल मार्क्स निकालो, ये चीज कर लेना। तो अगर आप फुल टेस्ट देना चाहते हो, एक साथ तीनों को देना चाहते हो, तो तीनों को एक साथ ओपन करके 15-15 मिनट में तीनों को ट्राई करना है। एंड अगर आप सेक्शन वाइज करना चाहते हो तो सेक्शन वाइज कर सकते हो आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप आपको सही लगी होगी आज की क्लास एंड ऑल। अच्छा, जो नेक्स्ट जो मैं कंसेप्ट रिवाइज कराने वाला पार्ट बोल रहा था, वो वाली वीडियो मैं कल शाम को करूंगा। आज वाली में थोड़ा क्वेश्चन पेपर एंड ऑल बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया मेरा। एंड ऑल्सो मैं प्लान कर रहा था, तो आपने जो ऑप्शन दिए थे ना, बी ऑप्शन सी ऑप्शन, आई गेस मैं सी ऑप्शन ट्राई करूंगा। क्योंकि एक दिन मैं ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि एक दिन मैं क्वेश्चन पेपर एंड ऑल डिस्कस करूंगा, एक दिन मैं आपके साथ कंसेप्ट एंड ऑल डिस्कस करूंगा, सो दैट आपकी कंसेप्ट की प्रिपरेशन होती रहेगी एंड क्वेश्चंस की प्रिपरेशन होती रहेगी साथ। तो अल्टरनेट डे करूंगा। तो आज जैसे मंडे है, तो कल ट्यूसडे को हम कंसेप्ट रिवाइज करेंगे अराउंड 1.5 आवर्स से 2 आवर्स के बीच में। टाइम का मेरे को अंदाजा नहीं है कि टॉपिक जब कंप्लीट होगा वहीं पे क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, एंड आपका जो नेक्स्ट क्लास होगी तो वो आपकी ये होगी। उसके बाद फ्राइडे को जो मैं अपने आज मॉक्स दिए हैं उनका सॉल्यूशन एंड ऑल, सॉरी वेडनेसडे को उनका सॉल्यूशन एंड ऑल, देन थर्सडे को दोबारा से कंसेप्ट, देन फ्राइडे को दोबारा मॉक, देन सैटरडे को दोबारा से कंसेप्ट। आई होप टाइम टेबल समझ आएगा। संडे को कुछ नहीं करेंगे, संडे को बस मैं ऑल द बेस्ट बोल दूंगा आपको। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।